आज हम BA BSc थर्ड ईयर के साथ ज्योग्राफी की क्लास में पूजा महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं BA BSc में आपके भूगोल के अंतर्गत दो पुस्तकें चलती हैं। पहली पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। दूसरी आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मैं चाहूँगी कि आप भारत का भूगोल इस बुक को अच्छे से पढ़ें। उसका रीज़न है कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें आपको भारत का भूगोल हर जगह मिलेगा। चाहे आप RPSC UPSC कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, कहीं भी कोचिंग क्लास में जाओगे आपको सबसे पहले भारत का भूगोल मिलेगा और वो ही चीज़ें वापस से आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ें। भारत हमारा देश, इसके अंतर्गत हम भारत की स्थिति कैसी है, उसके भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदी, उन सभी चीज़ों का वर्णन करेंगे जो भारत से संबंधित हैं। दूसरी पुस्तक है हमारा विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इसके अंतर्गत आपके जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी का प्रादेशिक वितरण का, प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया जाएगा। आप सभी जानते हैं BA के जो छात्र होते हैं उनका 75 अंक का पेपर होता है और BSc के जो छात्र होते हैं उनका 50 अंक का पेपर होता है। पेपर सेम आता है। BA वाले बच्चों का जो पेपर, जो क्वेश्चन 15 अंक का आता है, BSc वालों का वही क्वेश्चन सेम 10 अंक का आता है। पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम एक साथ पेपर लगता है, एक साथ पढ़ना होता है, लेकिन बस डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है कि जो BA का स्टूडेंट है उसका पेपर 75 मार्क्स का होता है और जो BSc का स्टूडेंट होता है उसका 50 मार्क्स का होता है। 50 नंबर की प्रैक्टिकल होती है जो दोनों की सेम होती है, आर्ट्स वालों की भी 50 की और साइंस वालों की भी 50 की। अब हम बात करेंगे आज भारत का भूगोल। रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे आपको भारत का भूगोल हर जगह आपको मिलेगा। देखिए, बात करते हैं हम भारत के भूगोल की। हम सभी जानते हैं कि बच्चे से तब से पढ़ते आ रहे हैं भारत ऐसा, भारत वैसा। आज हम उसी का विस्तृत वर्णन यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्लोब लगा लीजिए, पृथ्वी के समकक्ष लगा लीजिए, गोलार्धों में विभाजित कर दीजिए। हमेशा इधर वाली जो दिशा होती है उसको बोलते हैं हम ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। भारत की जो स्थिति है वो यहाँ है। भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व में। अब बात करें गोलार्ध की कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। इसको विभाजित कर देते हैं, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। N से नॉर्थ, S से साउथ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की बात करें कि पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर तो किधर है, तो आपकी जो 0 डिग्री है इससे पूर्व में स्थित है। इसलिए हम कहेंगे भारत कहाँ स्थित है, देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी देशांतर और गोलार्ध के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति यहाँ आती है। लो जी, ये है हमारा भारत। अब बात आती है कि विश्व में इतने सारे देश हैं, कौन से स्थान पर हमारे भारत का नंबर आता है, किस प्रकार की स्थिति रहती है। उससे पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि जो हमारा भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन अगर हम इसको कटिबंध में विभाजित करें तो कैसे किया जाएगा, कि हमारे यहाँ की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। देखिए, ये हमारी 0 डिग्री है। कौन सी रेखा कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा, सही है। 23.5 डिग्री दक्षिण उत्तर, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। एक 66.5 डिग्री पे और होती है दक्षिण में भी, एक आर्कटिक और एक एंटार्क्टिक। इस वाले क्षेत्र को तो हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ये वाला भाग होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब इसको बोलेंगे हम शीत कटिबंध
शीत और उष्ण दोनों का सम्मिलित भाग क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। सेम इधर ये आ जाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंध और ये आ जाएगा हमारा शीत कटिबंध। कह सकते हैं कि हम अक्षांश के सहारे कटिबंधों का निर्माण किया जाता है। सबसे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ये वाला जो भाग होता है ये शीत कटिबंध कहलाता है। अब भारत की बात करें हम, भारत स्थित है यहाँ उष्ण और उपोष्ण। उपोष्ण एक नया नाम सुना होगा आपने, शीतोष्ण और उष्ण, इन दोनों के बीच का होता है उपोष्ण। कि इन दोनों जलवायु की विशेषताएं इस कटिबंध में पाई जाती है। तो हम कहें कि भारत में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। अब बात करें, ये तो थी विश्व में स्थिति कि हमारे ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। अब कितने ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं? कितने ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? 7वां। एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखोगे सारे देशों के नाम आपको याद रह जाएंगे। रुसिया, ब्राजील, भारत। फर्स्ट है रूस, सेकंड है कनाडा, थर्ड है चीन, फोर्थ नंबर पे है अमेरिका, फिफ्थ पूरा नाम ही लिख दिया हमने ब्राज़ील, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया और हमारा 7वें नंबर पे है भारत। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। फर्स्ट नंबर पे है रूस, सेकंड पे कनाडा, तीसरे पे चीन, फोर्थ नंबर पे है अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे है ब्राज़ील, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे कौन है? हमारा भारत। एक इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी देशों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम भारत की बात करें, मैप के पास चलते हैं। ये हमने भारत का मैप बनाया है, प्रतिरूप बनाया है उसका। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, देखिए एक बार। इसका उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, उत्तर ये आपका हमेशा ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए नीचे भी क्या है? नॉर्थ है। अब बात आती है कि उत्तर से दक्षिण कह सकते हैं हम, दक्षिण इसलिए कहेंगे क्योंकि दक्षिण इसके और नीचे आता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है हमारे पास 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ है इसकी लंबाई 2933। यहाँ सिर्फ किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर नहीं होता है। वर्ग किलोमीटर इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है, उन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तब हमारे पास आएगा वर्ग किलोमीटर। जब हम इसका क्षेत्रफल, ये देखिए, जब हम इसका क्षेत्रफल कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ भारत की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। लेकिन जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग किलोमीटर में आएगा। क्षेत्रफल किस में आएगा? वर्ग किलोमीटर में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? हमारे भारत का क्षेत्रफल। बात आती है विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। इस 32,87,263 को हम 32.8 लाख भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 32.8 लाख। अब बात आती है जनसंख्या की कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चीन की। लेकिन बहुत ही जल्दी हम उसको पीछे छोड़ देंगे और भारत आ जाएगा नंबर 1 पर। फर्स्ट है जनसंख्या के अकॉर्डिंग चाइना और सेकंड नंबर पे है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। बात आती है
कि विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो भारत के पास है 2.4%, लेकिन जनसंख्या रहती है 17.5%। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका हमारे पास, भारत के पास कितनी ज़मीन है? 2.4% हमारे पास क्षेत्रफल है, लेकिन उस 2.4% क्षेत्रफल पर हमारी जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5% लोग जो हैं वो भारत में निवास करते हैं। अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में 100 व्यक्ति रहते हैं तो उसमें 17.5 व्यक्ति कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। आगे बात करते हैं कि जनसंख्या में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। दूसरी बात करते हैं कि एक होती है अक्षांश, एक होती है देशांतर। भारत है उसका मानक समय, देखिए समय होते हैं 3। एक होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मानक समय कह सकते हैं हम इसको। दूसरा होता है मानक समय और तीसरा होता है स्थानीय समय। तीसरा कौन सा होता है? स्थानीय समय। ग्रीनविच मानक समय वो होता है जिसमें पूरे विश्व का समय उसी एक रेखा से निर्धारित होता है। मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। इस 82.5 डिग्री को हम 82 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 से मिलकर 1 डिग्री बनता है, 60 मिनट से मिलकर 1 डिग्री बनता है। तो भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से लिया जाता है। अब बात आती है स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय वो होता है जब दोपहर के 12 बजे हो और मनुष्य या किसी भी वस्तु की जब परछाई नहीं बनती है तो ऐसा माना जाता है कि दोपहर का समय क्या हुआ है कि दोपहर के 12 बजे हैं। उसको हम कहते हैं स्थानीय समय। हर क्षेत्र का स्थानीय समय अलग रहता है। कि अब पूर्वी गोलार्ध की बात करें, इसकी भारत के पूर्वी भाग की बात करें और पश्चिम भाग की बात करें, दोनों के देशांतर में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है और यही कारण है कि जो स्थानीय समय है वो परिवर्तित होता रहता है। स्थान विशेष का जो समय होता है उसको हम स्थानीय समय कहते हैं। अब बात आती है कि जो 82.5 डिग्री देशांतर है, पहले हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे कि अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है और इनका हमारे लिए क्या महत्व होता है। 0 डिग्री नाम क्या है इस रेखा का? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इस रेखा के समानांतर जितनी भी खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी? 90। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाते हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाकर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं टोटल होती हैं 360। आपने देखा होगा इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती हैं अक्षांश कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाकर जो रेखाएं खींची जाती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि समय का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं। समय का निर्धारण देशांतर रेखाएं करती हैं। अब भारत की स्थिति है यहाँ, ये 82.5 डिग्री यहाँ से गुजर रही है भारत के मध्य से। भारत और श्रीलंका दोनों की मानक रेखा एक ही है क्योंकि दोनों के समय में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। श्रीलंका भी यहाँ पर है छोटा सा, इसलिए भारत और श्रीलंका की एक ही मानक रेखा है जहाँ से उसका समय निर्धारित किया जाता है। हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद एक जगह है यू, उसके पास मिर्ज़ापुर कह सकते हैं या नैनी एक स्थान है, वहाँ से यह रेखा गुजरती है। अब बात आती है कि जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो क्या करती है? समय का विभाजन करती है और पूरे भारतवर्ष का जो समय है वो इस 82.5 डिग्री पर ही निर्भर करता है। इसी से पूरे भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संपूर्ण भारत का समय लिया जाता है, इसलिए इस रेखा को कहते हैं भारत की मानक समय रेखा। अक्षांश रेखाएं होती हैं
अब अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश पूर्णवर्त होते हैं, पूर्णवर्त होते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होते हैं। अर्धवर्त इसलिए होते हैं, इधर अलग देशांतर है, दूसरी तरफ आपको अलग देशांतर मिलेगी, जबकि अक्षांश रेखा सामने भी वही है और जस्ट उसके पीछे वाले पोर्शन में भी आपको वही रेखा मिलेगी। अब बात आती है इस 82.5 डिग्री देशांतर पर हमारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं। आपकी ये रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर कौन कौन से इसमें 82.5 डिग्री, 68 डिग्री 7 आपका इधर है और 97 डिग्री 25 इधर है। अगर हम पूर्ण रूप से बात करें 0 डिग्री, इधर से आप 0 1 2 3 ये टोटल है आपके पास 180, इधर से 0 है, ये है आपके पास 90। तो भारत की स्थिति यहाँ जब 68.7 आ जाएगा, वहाँ से भारत स्टार्ट होगा। नीचे 8.4 है और ये 6 पॉइंट ये है। और देखिए आप अब जैसे जैसे इधर जाएंगे देशांतर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगी, इसलिए आपका यहाँ तो है 68.7 और जबकि इधर है 97.25 मिनट। तो भारत की स्थिति यहाँ है। अब सबसे पहले आप 0 से यहाँ स्टार्ट होता है, 180 इधर जा रहा है, तो सबसे पहले 68 आएगा, इधर 97 आएगा। तो भारत की स्थिति यहाँ है। यहाँ से 68 के बाद यहाँ के बीच से क्या निकलती है हमारी, कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। इन स्टेट से होकर क्या हमारी जो मानक रेखा है वह गुजरती है। मैंने आपसे बात करी थी कर्क रेखा की, बात की थी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ गुजरात राजस्थान से होती हुई निकलेगी, आगे तक जाएगी बिल्कुल। तो इसके बारे में कि है कौन कौन से राज्यों से गुजरेगी। सबसे पहले यहाँ कौन सा आता है? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये आपका पश्चिमी बंगाल है ये वाला भाग, और उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में आ जाता है मिजोरम। तो जो हमारी कर्क रेखा है वह इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम बात करें भारत की सीमा की बात करें। आपने देखा होगा कि कहीं भी यात्रा आप करने जाते हैं, रेलवे स्टेशन गए होंगे आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बोर्ड लिखा होता है और समुद्र तल से उस क्षेत्र की क्या लिखी जाती है? ऊंचाई, कि फलां जो स्टेशन है वो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित है। भारत का जो समुद्री तल मापन है, भारत का जो समुद्री तल का जो मापन है वो कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से। भारतीय समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। आगे बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बताए हैं। भारत मुख्य भूमि से हटकर जो हमारे अक्षांश हैं वो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारी जो मुख्य है वो हम कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक विस्तृत है। जबकि देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये हमारा भारत है, सीमाओं की बात करेंगे हम। सबसे पहले विश्व के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत जो है उसके अनेक देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तिब्बत वाला भाग है जिस पर चीन का अधिकार है, तो हमारी सीमा किससे लगती है? चीन से। चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसको किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन के नाम से। चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन के नाम से। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है रेड क्लिफ के नाम से, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा लगती है उसको हम डूरंड नाम से जानते हैं।
अब वर्तमान समय में एक चीज़ सामने आती है, क्या भारत और अफगानिस्तान दोनों की सीमाएं क्या आज भी लगती हैं? भाई आपने डूरंड नाम तो दे दिया, क्या वास्तव में इन दोनों की सीमाएं लगती हैं? नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगती हैं? क्योंकि जो LOC है, पाक अधिकृत क्षेत्र, इसके साथ हमारी अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में अधिकार किसका है उस पर? पाकिस्तान का। और जब इन सीमाओं का विभाजन हुआ था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश का भाग हुआ करते थे, इसलिए भारत की सीमा हमने किससे मानी? अफगानिस्तान से मानी। लेकिन अगर वर्तमान देखा जाए तो भारत की कोई सीमा अफगानिस्तान से डायरेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि उस क्षेत्र पर वर्तमान समय में किसका अधिकार है? पाकिस्तान का, जिसको हम क्या बोलते हैं? LOC, पाक अधिकृत क्षेत्र। इसी प्रकार से इधर एक अक्साई चीन है, जिस पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। कोई भी देश होता है उसके साथ जितना भी समुद्र का भाग लगता है, उस क्षेत्र विशेष पर उस देश का अधिकार माना जाता है। ऐसे पूरे विश्व के संदर्भ में ऐसा नियम लागू किया जाता है। तो सबसे पहले कि इसको किस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाए, क्योंकि समुद्री जो क्षेत्र होते हैं उसमें हम सीमाओं का निर्धारण नहीं कर सकते। जो हमारा रोड है, स्थलीय भाग होता है, उसमें हम जगह का निर्धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा कटा-फटा तट है उसके साथ एक सीधी रेखा खींची जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन भी कह सकते हैं और आधार रेखा भी कहते हैं। आधार रेखा के बाद देखिए, आप स्थल भाग पर जो दूरी मापते हैं किस में मापते हैं? किलोमीटर में। लेकिन जलीय भाग पर जो दूरी मापते हैं वो किस में मापेंगे? नॉटिकल मील में। और नॉटिकल मील होती है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। नॉटिकल मील किलोमीटर से बड़ी होती है। 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर की दूरी मिलती है। अब बात करें कि 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र। भारत की जो मुख्य बेस लाइन है, आधार रेखा, उससे 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं सीमावर्ती क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सीमावर्ती क्षेत्र। पूर्ण रूप से एकाधिकार किसका? भारत का। भाई भारत के साथ सीमा लग रही है तो अधिकार भी किसका होगा? भारत का होगा। उसके बाद है 24 नॉटिकल मील। इन्होंने कहा कि 24 नॉटिकल मील, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। अब जितने भी हम महासागर से खनिज संसाधनों का दोहन करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, जो भी खनिज निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम संलग्न क्षेत्र। कि ऐसा क्षेत्र भारत का जिसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं 24 नॉटिकल मील तक है, जिसमें भारत को किसी भी प्रकार के खनिज तेल निकालने का एकाधिकार उसको प्राप्त है। उसके बाद आता है 200 नॉटिकल मील। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। EEZ भी बोलते हैं हम इसको। इसमें जितना भी होता है, जितने भी संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों का दोहन भारत करेगा। और उसके आगे का जो समुद्र तल के आगे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं हाई सी। सी मतलब सी का अर्थ होता है समुद्र। इसके आगे जितना भी समुद्र होगा, 20 नॉटिकल मील से आगे जितना भी समुद्र होगा, उस पर सभी देशों का समान रूप से अधिकार पाया जाता है। अगर बात करें कि भारत का अधिकार कितने तक है या किसी अन्य देश का अधिकार समुद्री जो तट रेखा उससे कितने नॉटिकल मील तक पाया जाता है, तो वो है हमारा 200 नॉटिकल मील तक। वहाँ तक भारत को सभी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के अधिकार उसको प्राप्त रहते हैं। और उसके आगे का जो सागर होता है उसको हम उच्च सागर या हाई सी बोलते हैं, जिस पर सभी देशों का समान रूप से अधिकार पाया जाता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मछुआरे भारत में आ गए, भारत वालों ने उनको पकड़ लिया। अब आप कहोगे कि समुद्र में कौन सी रेखाएं खिंची हुई हैं जो वो हमारी सीमा में घुस गए? वो हमारे 200 नॉटिकल मील में घुस गए, इसलिए हमने क्या किया? उनको पकड़ लिया।
अब बात करते हैं भारत की सीमा की। सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थलीय जो स्थल के साथ लगती हैं, और दूसरी होती हैं जलीय सीमा जो जल के साथ लगती है, स्थलीय सीमा जो स्थल भाग से जुड़ी होती है। स्थलीय सीमा है हमारी 12,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा है, देखिए भारत है, भारत के साथ छोटे छोटे इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर छोटे छोटे टापू हैं, लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं, छोटे छोटे टापू हैं, भारत का ही भाग है, लेकिन तटीय सीमा तो उनकी भी शामिल होगी। तो अगर द्वीप के साथ अगर हम उनको ऐड करें 7,516.6 वर्ग किलोमीटर, और अगर मुख्य जो हमारा जलीय भाग है सिर्फ हम गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा तक की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 6,100 वर्ग किलोमीटर। अगर साथ में द्वीपों को जोड़ा जाए तो भारत की जो जलीय सीमा है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर द्वीपों को हटा दिया जाए और जो मुख्य जलीय सीमा है उसका अगर हम सभी को जोड़ा जाए तो वो है हमारी 6,100 वर्ग या 6100 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है कि हमारी स्थलीय सीमा किसके साथ लगी हुई है और जलीय सीमा किस किस के साथ लगी हुई है। हम बात करते हैं भारत की। सबसे पहले चीन का अधिकार है, इधर चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद इधर वर्मा, भूटान, इन देशों के साथ हमारी क्या लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। और आपके कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी भी किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, जैसे आपका राजस्थान है। दोनों प्रकार की सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरा है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय में देश के साथ लगेगी, अंतर्राज्य में अन्य राज्यों के साथ लगेगी। राजस्थान की किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, जबकि अंतर्राज्यों में हमारे जो पास वाले हैं, जहाँ ये जैसे हमारे यहाँ राजस्थान की स्थिति है, इसके साथ हरियाणा की, पंजाब की, गुजरात की और मध्य प्रदेश की, वो तो हैं हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर जो लंबी रेखा लगती है, वो कौन सी रेखा है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय। आज हमने भारत के एक संक्षिप्त विवरण की कि हमारे भारत का विवरण हमने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत के भौतिक प्रदेशों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।